आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जल्दी से आइए। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। तो आइए जल्दी से करते हैं सॉल्युबिलिटी। द अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट डिजॉल्व्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो कितना जो सॉलिड है वो डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट में एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे और वो बनाए सैचुरेटेड सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो तरह के सोल्यूशन है, इसकी डेफिनेशन हमें करनी है। देखो, सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट डिज़ोल्व करने पे वो डिज़ोल्व ना हो, और जो सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो रहा, अगर हम उस सोल्यूशन को गर्म करें तो वो सोल्यूट डिज़ोल्व हो जाता है और वो बन जाता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो दोनों की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, आप लोग वो डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा। जिसमें नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व, दैट इज सैचुरेटेड, और इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व, दैट इज अनसैचुरेटेड। बात बेटा नोट कर लीजिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। एग्जाम्पल है सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, बिकॉज दे डिजॉल्व विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। लेकिन ऐसे भी सब्सटेंस हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। वो है लिथियम सल्फेट, सीरियम सल्फेट, बिकॉज दे डिजॉल्व विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। बेटा इन केस ऑफ सोडियम सल्फेट एट 32.8 डिग्री सेल्सियस, देखो ट्रांजिशन टेम्परेचर है सोडियम सल्फेट का 32.8 डिग्री सेल्सियस। इससे ऊपर और इससे नीचे इसकी स्टेट चेंज हो जाती है। इससे नीचे वाले टेम्परेचर पे जो सोडियम सल्फेट है वो हाइड्रेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सोडियम सल्फेट एट 32.8 डिग्री सेल्सियस, बट इस टेम्परेचर से ऊपर और नीचे इसकी स्टेट चेंज हो जाती है। बिलो दिस टेम्परेचर सोडियम सल्फेट एक्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड सल्फेट, Na2SO4 10H2O, इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन इससे ऊपर वाले टेम्परेचर पे इट बिकम्स एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद बेटा ये करते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेनरी लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन उससे पहले इस डायग्राम को समझना होगा हमें। इस डायग्राम में बेटा देखो W1 वेट पिस्टन से फोर्स लगा रहे हैं हम इन वाटर मॉलिक्यूल्स पे। इसमें पिस्टन जो है, दो पिस्टन यूज़ किए हैं, डबल प्रेशर लगा रहे हैं हम इससे W1 W2 वाटर मॉलिक्यूल्स पे। अब वाटर में गैस के मॉलिक्यूल्स आपको ये शो किए हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल हैं, नीचे वाटर है। इस डायग्राम में देखो बेटा गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं। इस डायग्राम में भी आपको गैस मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। इस गैस में हमने प्रेशर जो है सिंगल प्रेशर लगा रहे हैं, यहाँ पर डबल प्रेशर लगा रहे हैं W1 W2। जिसमें प्रेशर कम था उसमें वाटर में गैस के मॉलिक्यूल्स भी कम है। इसमें प्रेशर बढ़ा दिया तो वाटर में गैस मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा हो गए। तो इसलिए कहते हैं कि जो मास ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रेशर। तो हेनरी लॉ ने यही कहा था, मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the solution। तो यहाँ पर मैंने लिखा M is directly proportional to P, आपको नज़र आ रहा है M is directly proportional to P, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम इक्वल टू और उसका कांस्टेंट लगा देते होते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा M is equal to K into P, तो इसका कांस्टेंट है हेनरी लॉ का। तो उसके बाद डाल्टन ने ये जो मास है इसकी जगह मोल फ्रैक्शन की टर्म में ये डेफिनेशन दी थी हेनरी लॉ की, कि मोल फ्रैक्शन of a gas in a solution is proportional to the partial pressure of the gas in a solution। मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है X, जो डाल्टन ने मॉडिफाई की थी हेनरी लॉ की डेफिनेशन। मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो हम लगाते हैं उसका इक्वल टू डाल के कांस्टेंट, तो आ गया KP। तो ये हेनरी लॉ है तो नीचे हम लिख देते थे H। तो X इज इक्वल टू KH इंटू P, वेयर KH इज द हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है बेटा, इसे आपने लर्न कर लेना है। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।